हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मजेदार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। ओके, जो कि ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। ये तुम्हारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, हम इन डेप्थ जाएंगे, बट ये तुम्हारे लिए न्यू स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 10th में कहीं ना कहीं तुमने थोड़ी बहुत कहानी पढ़ी है। तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तुमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। ये सारी कहानी तुमको कहीं ना कहीं पता है। ओके, इसके पहले हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, तुम 11th के प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पे तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। सारे के सारे ऑलमोस्ट 1 to 10 चैप्टर तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 11th के प्लेलिस्ट में, जेआर कॉलेज में अगर तुम जाओगे तो। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाना चालू कर दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ के बारे में, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में हम लोग कहानी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? वी नो दैट भाई इलेक्ट्रिक करंट की कहानी होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इन जनरल अगर हम डिफाइन करें तो हम उसको बोल सकते हैं इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कहीं ना कहीं बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ओके, अगर इसके यूनिट की बात कर ले तो व्हाट इज क्यू? क्यू इज नथिंग बट अ कूलम, टी इज नथिंग बट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड दैट इज एम्पियर। इसको बोलते हैं एम्पियर। ओके, मतलब एक कूलम पर 1 सेकेंड बराबर होगा 1 एम्पियर के, बराबर होगा 1 एम्पियर के। एंड इट इज नथिंग बट एसआई यूनिट, और तुम्हारा वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है। ओके, क्लियर? हाँ या ना? अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। सो व्हेन टाइम इंटरवल is very small, when time interval is very small, let's say del t it tends to 0, बहुत छोटा है, del t बहुत छोटा है, तो इसी चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी उसी तरह हम इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करेंगे। लिमिट ऑफ del 2 टेंड्स टू 0, दैट इज del q by del t। ओके, दैट इज लिमिट ऑफ del t टेंड्स टू 0, del q by del t। और वही अगर हम लिमिट पुट कर देंगे तो I इज इक्वल्स टू dq by dt। दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, ये तुम्हारा इंस्टेंट करंट है। क्लियर? यस और नो, हाँ या ना? ओके, तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आता है, कहीं पे कोई इक्वेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज के, कि ऐसा कुछ तो दिया है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि I इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t, ऐसा कुछ तो दिया है। ओके, और हमको बोला है कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, जब तुम्हारा समय है 2 सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड। ओके, अपने को I कैलकुलेट करना है व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, ऐसा कुछ दे दिया है। तो वी नो दैट ये I नहीं होगा, क्यों होगा? इट इज क्यों, इट इज क्यू, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t, तो वो क्यू का वैल्यू है। तो यहां पे I क्या हो जाएगा? व्हाट इज I? I इज नथिंग बट dq बाय dt, मतलब तुम q को डिफरेंशिएट कर दो भाई, q को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द वैल्यू। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर? दैट बिकम 6t प्लस t का वैल्यू हो जाएगा 1। यस और नो? t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हमको पता है भाई टाइम कितना दिया है, टाइम दिया अपने को 2 सेकंड, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट कर दो, तो यहां पे 2 पुट कर दोगे, दैट बिकम 2 प्लस 1 दैट इज 13, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 एम्पियर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर? यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आ गई करंट की कहानी? ओके, आसान है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज यहां पे नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो कि हमारे लिए नया रहेगा। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो पहले कुछ इसको ऐसे समझते हैं, कुछ मान लो कि हमारे पास कोई तो
ऐसा हमारे पास कोई तो कंडक्टर है, लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर, और लेट्स से इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कहीं पे भी। ओके, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन कहीं पे भी मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये कंडक्टर है एंड दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हमको ये चीज़ पता है कि जनरली जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिकॉज उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो दैट इज गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में भी आते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मूव कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम मान ले कि 0 केल्विन ना कंसीडर करें, लेट्स से -273 डिग्री सेल्सियस ना कंसीडर करें, तो उस टेम्परेचर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, यस और नो, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड भी ये मूव कर रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मान लो ये कंडक्टर है, तो अगर मैं इस कंडक्टर को छू रहा हूं तो मुझे उस समय कोई करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? व्हाट इज द रीजन? भाई क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इसलिए वो करंट हमको नहीं लग रहा, बिकॉज कोई नेट वहां पे अगर हम हर एक इलेक्ट्रॉन की जो नेट वेलोसिटी देखेंगे दैट बिकम जीरो, बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। तो नेट जो चार्ज है, नेट जो करंट बन रहा है वहां पे उन सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जीरो बन रहा है, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ external electric field, in the absence of external electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, in the absence of external electric field, all the electron moves in all possible direction with all possible velocity, yes or no? भाई सारे के सारे जो ये होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी और सारे के सारे डायरेक्शन में। सो द नेट velocity of all electron is zero, है ना। इसलिए जब मैं इसको पकड़ूंगा, जब इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है इसके पास और मैं इसको टच करूंगा तो मुझे कोई करंट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ओके, याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ये किसकी वजह से मूव हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ओके, याद रखना, electron is moving because of thermal energy। यहां पे ये कहानी याद रखना। क्लियर? यस और नो? ये चीज याद रखो कि भाई वो थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम 0 केल्विन पे तो रखेंगे नहीं किसी चीज को। अगर 0 केल्विन की कहानी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई वहां पे एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई बॉडी या फिर कोई पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मूव नहीं होता, फ्रीज हो जाता है। बट हम 0 केल्विन के ऊपर की बात कर रहे हैं। भाई हम जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो 0 केल्विन के ऊपर की बात है, यस और नो। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एनर्जी, कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो वहां पे थर्मल एनर्जी होगा ही होगा। बट उसके बावजूद मुझे करंट नहीं लग रहा। तो करंट नहीं लग रहा, वो क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब वो सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो नेट इलेक्ट्रॉन है, जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो है। मतलब जो नेट करंट मुझे देखने मिल रहा है वो नहीं देखने मिल रहा, वो फील नहीं हो रहा मुझे, दैट इज जीरो। क्लियर? बट अगर मान लो मैं इसी चीज को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं, कहां रख दूं?
एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं इसी चीज को, ओके। व्हेन एक्सटर्नल field is applied, when external field is applied, ओके मतलब अब मैंने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मतलब यहां पे कुछ तो E है, तो अगर मान लो E इस डायरेक्शन में है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो मूव करना चालू कर देंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अपोजिट टू दैट फील्ड, क्योंकि हमको पता है ये जो फील्ड बना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव फील्ड की वजह से बना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं भाई, नेगेटिव जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको रिपल करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, ओके। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सम डायरेक्शन, ओके। ऑल द इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज वेरी स्मॉल वेलोसिटी, इसका जो यूनिट होगा वो 10 मिलीमीटर पर सेकंड, 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 3 मिलीमीटर पर सेकंड, ऐसा होता है, बहुत छोटा है, बट ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और सारे के सारे अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर सारे के सारे ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो तुमको नेट फील्ड मिलेगा, नेट करंट मिलेगा, अब वो नॉन जीरो रहेगा, अब वो नॉन जीरो रहेगा, ओके। सो वहीं पे हम बोल सकते हैं व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, 2 बार लिख दिया, इज अप्लाइड all the electron will move in a direction opposite to electric field with some velocity called as drift velocity, called as drift velocity, okay। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो वी कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट अस कंसीडर n is the number of electron per unit volume। तो n क्या है? n is the number of electron per unit volume, ओके। ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज n, ओके, वो n है। यस और नो? अब मान लो कि अगर मैं बात करूं कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस कंडक्टर में, मान लो कि इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं समथिंग l, ओके। इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको हम डिफाइन कर देते हैं समथिंग l से। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन देखने जाऊं, टोटल इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में, तो वो तो n होता है। तो एक टोटल चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये हमको पता है। बट अगर टोटल n वहां पे ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? सो द टोटल चार्ज दैट कंडक्टर हैव इन यूनिट लेंथ, इन L लेंथ पे उसके पास कितना चार्ज होगा, अगर मुझे ये पता करना है, ओके। L लेंथ पे, ये जो उसका लेंथ है L, उसके L लेंथ पे, तो हम बोल सकते हैं भाई जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा n टाइम्स E, यस और नो? दैट इज n टाइम्स E। बट व्हाट इज n? n इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो इसके इतने वॉल्यूम में कितना होगा, हमको ये पूरे वॉल्यूम में देखना है, इतने वॉल्यूम में देखना है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, लेट्स से वो A हो गया, तो A into L is nothing but a volume, A into L is nothing but volume, yes or no? भाई जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, बट मुझे टोटल निकालना है ये पूरे वॉल्यूम में, तो पूरे वॉल्यूम में निकालना है, तो मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज NE into AL, यस और नो? तो इतना चार्ज है मेरे पास, इतना चार्ज है।
अब मुझे पता है भाई व्हाट इज करंट याद रखना। सो करंट इज गिवन बाय दैट इज I is equals to Q by T, I is equals to Q by T, and what is Q here? हम लोग यहाँ पे Q को अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा? therefore I is equals to Q की जगह हम लिख सकते हैं NEAL by T, हाँ या ना? अब ये जो L by T है यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही मतलब भाई कितना टाइम टी टाइम में वो यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है। मतलब मान लो ये टर्मिनल से ये एज पे वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है? वो एल लेंथ ट्रैवल कर रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एल लेंथ ट्रैवल कर रहा है। सो दैट इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। सो यहां पे जो एल बाई टी है, वेयर एल बाई टी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको लिख सकते हैं हम VD। यस और नो? यहां लिख दो VD, तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू NEA। यस और नो? और ये पूरा आ जाएगा तुम्हारा VD। तो यहां से देयरफॉर VD क्या मिलेगा? VD हो जाएगा दैट इज I डिवाइड बाय NEA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बोल सकते हैं ओके अब यहां से हम एक और नए टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ओके, यहीं से हम एक और नया टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो ये जो I बाय ए दिख रहा है ना, I बाय ए, इसको ही बोलते हैं करंट डेंसिटी। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर में से मान लो ये इसका यूनिट एरिया हो गया, ओके, तो ये यूनिट एरिया में से कितने करंट पास हो रहे हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। सो व्हाट इज करंट डेंसिटी? सो द करंट passing through, okay, the current passing through per unit, okay, the current passing through per unit area or cross sectional area is called current density। क्लियर? यस और नो? तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा J इज इक्वल्स टू I बाय ए। तो कहीं ना कहीं हम VD को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ J। ये जो I बाय ए है इसको हम लोग J लिख देंगे, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर सो हमारे पास VD का भी एक फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज J डिवाइड बाय NE। ओके, और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, व्हाट विल बी द यूनिट? तो यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो यूनिट हो जाएगा, जो करंट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यस और नो? अब ये जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई करंट डेंसिटी को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो वो भी हम रिलेट करेंगे। क्लियर? समझ में आया कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन का? यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो, सो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओके, क्या है ओम्स लॉ? सो हमको पता है कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास कोई कंडक्टर है ऐसा, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। मान लो इसको नाम दे देते हैं लेट्स से ए, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से बी। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? तो इट स्टेट दैट, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट दैट द पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, ओके, ये जो ए और बी का जो पोटेंशियल रहेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके,
वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल करेगा उस करंट के साथ। या फिर ऐसे बोल लो कि भाई जो करंट रहेगा थ्रू दैट कंडक्टर वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस पे, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज द डेफिनेशन। ओके, इट स्टेट दैट द करंट थ्रू any conductor is directly proportional to the potential difference it states that the current through any conductor is directly proportional to the potential difference across the कंडक्टर। ओके, मतलब मान लो कि हम बोल सकते हैं यहां पे जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और कहीं ना कहीं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हम डिफाइन करते हैं V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। And what is resistance? भाई resistance which resist the flow of electron. What is resistance? Okay, it oppose, it resist. Okay, याद रखना ये थोड़ा सा हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या फिर वो करंट को कम कर रहा है ना, वो उस फ्लो को कम कर रहा है। ओके, वो उस फ्लो को कम कर रहा है, वो कहीं पे भी करंट को कम नहीं कर रहा है। याद रखना, मतलब मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, अगर यहां से 2 एंपियर का करंट जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट है यहां पे 2 एंपियर का ही करंट निकलेगा। बस वो कितने रेट से चल रहा है वो उस रेट को कम कर रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है भाई? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, वो करंट को अपोज नहीं कर रहा है। याद रखना कि भाई करंट कितना तेज फ्लो होना चाहिए, कितना स्लो फ्लो होना चाहिए, वो उसको अपोज कर रहा है। क्लियर? यस और नो? इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का अगर हम डिफाइन करें तो यहां से आर हमको क्या मिलेगा? आर मिलेगा दैट इज V बाय आई। ओके, और ये जो आर है ये कांस्टेंट है, याद रखना। ओके, आर डज नॉट डिपेंड अपॉन V, आर डज नॉट डिपेंड अपॉन आई। वो एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, मतलब वो उस कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। याद रखना। ओके, आर इज अ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। हम बोल सकते हैं आर इज द ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट विच मीन्स इट डिपेंड on the geometry of conductor। मतलब उसका लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, वो कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है। वो उस कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। याद रखना, वो डायरेक्टली करंट पे या फिर उसके पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर? यस और नो? इसको हम लोग मेजर करते हैं ओम्स में। सो SI यूनिट इज ओम्स। ऐसा सिंबल तुम बना सकते हो जो तुमको पता है। ओके, डायमेंशन बता सकते हो तुम लोग। व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस? ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि V का डायमेंशन तुमको पता है भाई। व्हाट इज V? द डेफिनेशन ऑफ V, द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, जो पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं दैट इज इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ R? R को कैसे हम लोग डायमेंशनली डिफाइन करेंगे? क्या होगा? L, लेंथ, टाइम क्या होगा? वो तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर एवरीवन? कहानी समझ में आ गई? ओम्स लॉ, हाँ या ना? अब बेसिकली होता क्या है कि सारे के सारे तुम अगर डिवाइस देखने जाओगे ना तो वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई सबके सब ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर डायोड जो तुम पढ़ोगे जाती, दैट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। अगर हम देखने जाएं तो जो डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, ओके, जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तुम्हारा V और I का ग्राफ जो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए, यस और नो। बट वहीं पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो उनके लिए जो ये बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कुछ, तो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिवाइस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने बताया डायोड, इनको बोला जाता है नॉन ओहमिक डिवाइस। क्या बोला जाता है? नॉन ओहमिक डिवाइस, ओके। जैसे कि डायोड हो गया, थर्मिस्टर्स हो गए, ओके, तुम्हारे थर्मिस्टर्स हैं वो भी नॉन ओहमिक डिवाइस हैं, ओके। तुम लोग थर्मिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, एनटीसी, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके, दैट इज अ थर्मिस्टर। वो भी थर्मिस्टर है, वो भी नॉन ओमिक डिवाइस है, वहां पे भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। मतलब V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और वाइस वर्सा, I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ओके। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कि भाई ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, बट बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट है, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दैट इज अ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। एक और लिमिटेशन है भाई ओम्स लॉ का कि जब हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी तुम्हारे फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होती है। जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं, कंडीशन वो कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर और कोई भी आसपास के सराउंडिंग का जो भी फैक्टर है, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, अगर ये सब कहीं ना कहीं बदल दिया तो वहां पे भी ओम्स लॉ की कहानी डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगी, ओके। मतलब हमको जो आसपास का हमारा सराउंडिंग है, जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, ओके। आसपास का जो ह्यूमिडिटी है, आसपास का जो भी फैक्टर्स हैं, आसपास के सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, वो हम कांस्टेंट रहता है ऐसा हम मानते हैं, तब जाके हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो ओम्स लॉ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है करंट से, अकॉर्डिंग ये ओम्स लॉ है, बट उस फैक्टर को कांस्टेंट करने के बाद अगर मान लो कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ गया तब उस समय V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर का भी फैक्टर आ गया। तो हमने उस सारे फैक्टर को क्या किया है, कांस्टेंट अज्यूम किया है, तब हम बोल पाते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तब हम बोल पाते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? समझा सबको व्हाट इज ओम्स लॉ एवरीवन? हाँ या ना? कहानी समझ में आया? लिमिटेशन समझ में आया? ओके। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है दोस्तों को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना। भाई यहाँ पे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, ओके। नोट्स अगेन मैं बोलता हूं कि भाई खुद से अपना नोट्स बनाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन डीएम मी हियर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड योर जो भी स्टडीज है, ओके। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।